दोस्तों एक नौजवान व्यक्ति ने अपनी माँ और बहनों के कहने पे अपनी पत्नी को तब तलाक दे दिया जब उसकी तीन तीन बेटियां थी। तीन बेटियों के साथ में उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को घर से बेघर कर दिया, यानी कि घर से धक्के मार के निकाल दिया, अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। लेकिन 15 साल बाद दोस्तों ऐसा क्या होता है जिसके चलते वही पति जिसने अपने पत्नी को बेघर किया था अपनी पत्नी के पैरों में गिरता है, और वो सास वो नंदे जिन्होंने अहम भूमिका निभाई थी अपनी बहू और भाभी को घर से निकालने की, उनकी क्या हालत हो जाती है। दोस्तों उनकी हालत के बारे में जब आप जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों इस कहानी को पूरा जानने के लिए मेरे वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ में बने रहना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक नौजवान लड़का जिसका नाम प्रमोद था, उसकी उम्र 30 साल थी। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था। उसके 3 बहनें थी जो कि जवान थी और शादी के योग थी। उसके पिताजी का बहुत पहले देहांत हो चुका था। वो जब शादी के योग हो जाता है तो उसकी शादी एक अंशु नाम की लड़की से हो जाती है जो कि अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। उसके पिताजी का भी देहांत हो चुका था। उसका कोई दूसरा ना तो भाई था ना कोई दूसरी बहन थी, वो भी अपनी माँ की इकलौती ही संतान थी। दोस्तों यूं ही वक्त गुजरता है। अंशु अपने पति और अपनी सास और नन्नों के बीच में रह के बड़ा अच्छा व्यवहार करती है, सबसे अच्छे से बोलती है, बात करती है। लेकिन दोस्तों अंशु की जो सास थी और जो नन्ने थी उनका व्यवहार अपनी भाभी और बहू के प्रति इतना ज्यादा खराब था, इतना ज्यादा खराब था कि कभी अंशु का जो पति यानी जो प्रमोद था अपनी पत्नी से कभी अच्छे से बोल देता था तो माँ को कभी ये रास नहीं आता था। माँ हमेशा यही षड्यंत्र रचा करती थी कि कब ऐसा हो जाए जो प्रमोद अपनी पत्नी को डांटे, ललकारे, इसको गाली दे और इसको मारे पीटे। लेकिन प्रमोद जब ऐसा नहीं करता था तो ये माँ जो सास थी बहुत ज्यादा चिढ़ा करती थी। दोस्तों वक्त गुजरता है, इनके सबके ताने, जो भी सासू और नन्नों की जो अत्याचार थे उन सबको सहते हुए अंशु किसी से कुछ नहीं कहती थी। वक्त के साथ में बस अपने हालातों से समझौता करती रहती थी, सोचती थी कि वक्त आएगा ये अपने आप सुधर जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये लोग सुधरने का नाम नहीं लेते थे। दोस्तों प्रमोद की सबसे पहले बेटी हो जाती है। बेटी होती है तब भी ये सास आतंक मचा देती है और कहती है कि देख एक बार बेटी हो गई लेकिन दोबारा बेटी नहीं होनी चाहिए। मेरा बेटा इन सब का बोझ नहीं उठा पाएगा, तुझे भी खिलाए और तेरी बेटी को भी खिलाए। दोस्तों संयोग बस जब वो दोबारा अंशु गर्भवती होती है तो दोबारा से भी अंशु की बेटी हो जाती है। अब तो भाई जो प्रमोद की माँ थी उसने घर में भूचाल ला दिया, कहने लगी कि तू मेरे बेटा को बेटा क्यों नहीं देती है, तू बेटियां पैदा करके क्यों रखती है। अंशु जब अपनी सास की बातें सुनती है तो बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि माँ जी कैसी बातें करती है, भला ये भी मेरी कोई हाथ का काम है। माँ जी ऐसे कहते हैं कि तूने बेटा नहीं दिया, तूने बेटी पैदा करके रखी। वो अपने पति से भी कहती है कि माँ जी ऐसे क्यों बोलती हैं। तो प्रमोद कहने लगता है कि कोई बात नहीं, वो बड़ी है, उनसे हम कुछ कह नहीं सकते हैं, उनका तो मुझे सुनना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। दोस्तों अंशु इस बात को टाल देती है, सोचती है कोई बात नहीं। अब दोस्तों क्या था कि जब तीसरी बार वो जो अंशु थी गर्भवती होती है तो तीसरी बार सास पता है क्या कहती है कि देख 2 बेटियां हो गई लेकिन तीसरी बेटी नहीं होनी चाहिए। अगर तीसरी तेरी बेटी हो गई तो तुझे हम घर से निकाल देंगे क्योंकि मुझे बेटियों की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा इकलौता है, मुझे बेटे की जरूरत है। दोस्तों अंशु परेशान रहती है लेकिन 3-3 नन्हे चारपाई तोड़ती है और सास तो बिल्कुल हिलती भी नहीं है, कोई मतलब अपनी बहू की मदद नहीं करता है। दोस्तों 9वां महीना हो जाता है और जब डिलीवरी का टाइम होता है तो भाई अंशु को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अब जो सास थी, सास को बस यही लग रहा था कि अब की बार बेटा होगा, लेकिन दोस्तों तीसरी बार भी बेटी हो जाती है। अब उस सास ने उस अस्पताल में ही आतंक उठा दिया, कहने लगी कि देख तूने मेरे बेटा की जिंदगी बर्बाद कर दी। कहा जाता है कि बहू घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन तू मेरी बेटा की जिंदगी में डायन बन के आई है, तो कुलक्षणी है, तूने 3-3 बेटियां पैदा करके रख दी। बता मेरा बेटा अकेले इन 3-3 बेटियों को कैसे मतलब पालेगा, कैसे इनका पेट भरेगा, कैसे इनकी शादी करेगा। जबकि उस माँ को ये नहीं दिखाई देता था
कि इससे पहले मेरी भी तो 3-3 बेटियां हैं, उनके बारे में वो माँ कभी नहीं बोलती थी। दोस्तों जैसे तैसे उस अंशु की वहां से छुट्टी होती, हॉस्पिटल से घर पे आती है और सास और नंदे इतनी ज्यादा नफरत करती हैं कि बहू की अभी अभी डिलीवरी हुई है, बहू इतना दर्द से परेशान है, फिर भी सास नंदन ने बिल्कुल भी मदद नहीं की और कहा कि देख तू खुद काम कर, तेरी कोई मदद नहीं करेगा। अंशु बहुत ज्यादा परेशान है। दोस्तों अंशु काम करने लगती है जबकि उसके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, दर्द से परेशान होती है। प्रमोद जैसे तैसे अपनी पत्नी को समझा देता है। अब दोस्तों क्या था कि 3 छोटी बेटियां और अंशु सुबह बहुत ज्यादा परेशान हो जाया करती थी कि सुबह प्रमोद को ड्यूटी भी जाना है, काम पे जाना है, उनके लिए खाना भी जल्दी बनाना है और छोटे बच्चे सवेरे परेशान भी करते हैं, जिसके चलते कभी कभार जो अंशु थी वो खाना बनाने में लेट हो जाता था, उसको देर हो जाती थी, जिसके चलते प्रमोद को भी कभी कभार अपने काम पे पहुंचने में देर हो जाती थी, जिसके चलते वहां के मालिक प्रमोद को काम से निकाल देते हैं। प्रमोद घर पे आता, बहुत ज्यादा गुस्सा करता, अपनी पत्नी पे गुस्सा करता, अपनी माँ पे गुस्सा करता है कि मेरा काम छूट गया, अब बताइए मैं तुम सबका पेट कैसे भरूंगा। दोस्तों बात तो सबके लिए थी, लेकिन माँ जो थी, माँ ने बस ये सारा का सारा दोष अंशु पे मढ़ दिया। वो कहते कि सही तो कह रहा मेरा बेटा तेरी 3-3 बेटियों का पेट कैसे भरे, तेरा भी पेट भरे और तेरी 3 बेटियों का भी पेट भरे, मेरे बेटा के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं, तू ऐसा कर, तो मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जा, तो मेरे बेटे को डिवोर्स दे दे। दोस्तों जब इतनी बात अंशु सुनती है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। प्रमोद घर से बिना कुछ कहे निकल जाता है, चुपचाप अंशु रोती रहती है। अब दोस्तों क्या होता है, जब एक दिन का टाइम बीत जाता, समय बीत जाता है, तो जो सास थी वो अंशु को बड़ा प्यार से अपने पास में बुलाती है, कहती अंशु मेरे पास में आओ, तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। अंशु बहुत ज्यादा हैरान होती है कि ये जो माँ, ये मेरी सास है, ये तो कभी अच्छे से हमसे बात करती ही नहीं, आज भला ये मुझे अपने पास में क्यों बुला रही है। दोस्तों अंशु अपनी सास के पास में आती है, मेरा बेटा बहुत ज्यादा परेशान है और नौकरी भी इसकी छूट गई, आप बता घर का खर्चा कैसे चलेगा। देख मेरे पास एक आइडिया है, मैंने अपने एक रिश्तेदार से बात की है, मेरे वो रिश्तेदार सिंगापुर में नौकरी करते हैं, उन्होंने बताया कि सिंगापुर में बड़ा आसानी से नौकरी मिल जाती है, लेकिन सिक्योरिटी के तौर पे कुछ पैसे जमा करने होते हैं, और अगर वहां पे मेरे बेटा यानी प्रमोद की नौकरी लग जाएगी तो खूब पैसा आएगा, अच्छी खासी सैलरी वहां पे होगी, जिसके चलते तेरी बेटियां अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी कर लेंगी, अच्छे कपड़े भी पहन लेंगी, अच्छे घर में शादी भी हो जाएगी, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। दोस्तों अंशु जब अपनी सास से बात सुनती तो अंशु बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अंशु कहती कि माँ ये तो आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन सास कहती है लेकिन इसके लिए तुझे एक काम करना पड़ेगा। अंशु कहती कि माँ जी मुझे कौन सा काम करना पड़ेगा। तब दोस्तों वो सास कहती है कि देख तेरे मायके में कोई नहीं है, ना तेरा कोई भाई है ना तेरी बहन है, और सिक्योरिटी के तौर पे जो वहां पे पैसा जमा करना होगा वो मेरे पास पैसा नहीं है, अगर वो पैसा मिल जाए तो वहां पे प्रमोद जमा कर देगा, उसकी नौकरी लग जाएगी। तू ऐसा कर कि तेरे माँ के पास में थोड़ी सी जो जमीन है और घर है उसको अपनी माँ से कह दे कि बेच दे, क्योंकि वो सब है तो तेरा ही, उसको आज बेच दे तो कम से कम प्रमोद की नौकरी तो लग जाएगी, कम से कम काम तो मिल जाएगा उसको। दोस्तों जब ये बात अंशु सुनती, अंशु बहुत ज्यादा परेशान होती, कहती कि माँ जी मेरी माँ बेघर हो जाएगी, मेरी माँ को कौन देखेगा। लेकिन फिर वो सास कहने लगी अगर तू ऐसा नहीं कर सकती तो मेरा बेटा तो फिर बिना काम की तरह पेट भर नहीं सकता, तो फिर मेरे बेटा से तलाक ले ले और इस घर से निकल जा। अंशु परेशान होती, अंशु अपनी मायके में चल देती, पहुंच जाती अपनी माँ के पास और अपनी माँ को सारी बात बता देती है। तब दोस्तों अंशु की माँ कहती बेटा देख ये सब है तो तेरा ही, और पैसों की वजह से अगर तुम्हारा निरादर हो ये तो हम बिल्कुल नहीं दे सकते, देख हम अपनी जिंदगी काट लेंगे, तो ये घर जो घर के कागज हैं और जो छोटी सी जमीन मेरे पास है उसके जो कागज हैं तो इनको दामाद जी को दे दे और कह दो कि इनको बेच लो और अपने काम में लगा दो। दोस्तों अंशु उन कागजों को लेके अपने घर पे आ जाती है, अपनी सास को देती है और उसका पति रमेश भी आ जाता है। सास बहुत ज्यादा खुश होती है, यहाँ तक कि अच्छे खासे दामों में वो घर जमीन बिक जाती है और रमेश उन पैसों को लेके सिंगापुर चला जाता है। बाकी जो पैसा था वो सास घर में लगाती थी, कहीं ये काम करती कहीं वो चीज लेती, ऐसे करके दोस्तों वो सारे पैसे भी खत्म हो जाते हैं और सिंगापुर में रमेश की नौकरी लग जाती है। वहां पे रमेश को अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलने लगती है और रमेश महीने के महीने तनख्वाह अपने घर पे भेजने लगा और पैसा वो सारा का सारा माँ के अकाउंट में आता था, क्योंकि माँ का ही अकाउंट था। अब दोस्तों माँ उन पैसों को खूब उड़ाती और जो नन्हे थे वो उड़ा
उड़ाती हैं, क्योंकि वो हमेशा रमेश से फोन करके ये कहती थी, बेटा तुम्हारी बेटियों का एडमिशन कराना है, उसके लिए पैसा लगना है, इतना पैसा भेज दो। रमेश तुरंत पैसा भेजता था। कभी वो माँ अपनी बेटा से फोन करती, बेटा बेटियों के लिए ऐसे ऐसे कपड़े लेने हैं, ये चीज लेनी है, तो तुरंत रमेश पैसा भेजता था। यानी कि माँ जितने टाइम भी पैसा मांगती थी वो रमेश तुरंत पैसा भेजता था। लेकिन इधर क्या था कि माँ सिर्फ खुद का खर्चा चलाती थी, खुद बेटियों को उड़वाती थी, शॉपिंग करती थी बेटियां। और जो अंशु की बेटियां यानी कि रमेश की जो बेटियां थी, उनको ना पढ़ाई लिखाई के लिए देती थी, ना कपड़ों के लिए देती थी। ये चीज देख के अंशु बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। अंशु कभी कभार अपनी सास से पैसा मांगती थी तो सास डांट देती थी। अंशु कहती कि माँ इन बच्चों का पढ़ना बहुत जरूरी है, तो सास कहते ये पढ़ लिख के क्या कोई जज बनेंगे, इनको रोटी ही तो बनानी है, जा सरकारी स्कूल में इनका एडमिशन करा दे, वहीं पे खाती पीती रहेंगे। और एक भी माँ पैसा नहीं देती थी। ऐसा समय बीत जाता है। उधर प्रमोद को लग रहा था कि हम अपने बच्चों के लिए पैसे भेज रहे हैं। एक दिन अंशु हार थक के एक अपने पड़ोसी एक महिला के पास में जाती है, उसका फोन लेके अपने पति को फोन लगाती है और कहती है कि देखो तुम जो भी पैसा भेजते हो माँ मुझे एक भी पैसा नहीं देती है। दोस्तों प्रमोद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि कैसी बातें करती है, इतना पैसा भेजते हैं और माँ बराबर खर्चा करती है बच्चों के लिए, तुम मेरी माँ पे इल्जाम लगाती हो। यानी कि प्रमोद ने अपनी पत्नी को ही गलत ठहरा दिया, अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं सुनी। दोस्तों ऐसे करके माँ अपनी बेटा को दिन रात पढ़ाती सिखाती और बेटा के अंदर अपनी पत्नी के प्रति इतनी नफरत भर दी कि प्रमोद अपनी पत्नी से बात भी नहीं करता और इतनी नफरत करने लगता। यहाँ तक कि जो माँ थी वो अपने मतलब बेटा से कहती, बेटा तो ऐसा कर कि इसको तलाक दे दे, तीन तीन बेटियों का बोझ तो लेके कैसे चलेगा, तेरी हम अच्छे खासी शादी करा देंगे क्योंकि तू अच्छा खासा कमाता है। तो पहले तो प्रमोद मना कर देता कि माँ कैसी बातें करती हो, लेकिन जब दिन रात माँ यही चीज सिखाती तो प्रमोद भी इस चीज पे मतलब सहमति जता देता है। प्रमोद को भी लगता है कि माँ सही कह रही है, माँ मेरे हित के लिए सोच रही है, इसको हम तलाक दे देते हैं और एक अच्छी लड़की बिना शादी की कुंवारी लड़की से मेरी शादी हो जाएगी और मुझे क्या चाहिए। दोस्तों प्रमोद का भी दिमाग घूम जाता है और एक दिन ऐसा होता है कि प्रमोद आ धमकता है अचानक अपने घर में और भाई वकील को लेके सारे जो तलाक के कागज थे उनको तैयार करवाने लगता है। और जब अंशु इस बात को सुनती है तो अंशु बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अंशु अपने पति से कहती कि तुम कैसी बातें करते हो, हम कहाँ जाएंगे, मैंने अपने माँ की जमीन भी उसको भी बेच दिया है और तीन तीन बेटियां, हम कहाँ जाएंगे। दोस्तों प्रमोद का दिमाग इतना खराब हो चुका था, वो कहता है कि तू कहीं भी जा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं बहुत ज्यादा परेशान आ चुका हूँ, मैं अपनी जिंदगी अब अच्छे से काटना चाहता हूँ। दोस्तों जबरदस्ती प्रमोद ने अपनी पत्नी अंशु को तलाक दे दिया, यानी कि घर से बेघर कर दिया। अब क्या था कि माँ बेटा और बहनें सब बहुत ज्यादा खुश। इधर अंशु जब अपने घर से निकलती तो बहुत ज्यादा रोती है, अब अंशु का कोई ठिकाना नहीं। दोस्तों अंशु चल देती है अपनी तीन बेटियों के साथ में अपनी एक सहेली के यहाँ। सहेली से कहते कि मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ पे रह लेने दो, इसके बाद अपना कुछ इंतजाम कर लेंगे। दोस्तों उस सहेली ने कहा कि मेरे पास कोई जगह नहीं है, लेकिन हम इतनी तुम्हारी मदद कर सकते हैं कि मेरा एक फ्लैट खाली पड़ा हुआ है, तो वहां पे कुछ दिन रह सकती है, उसके बाद में अपना इंतजाम कर लेना। अंशु वहां पे कुछ दिन रहती है, इसके बाद में उस सहेली ने अपने फ्लैट से निकाल दिया। तो अंशु क्या करती है कि एक पन्नी लेती है, उस पन्नी से एक झोपड़ी सी बना लेती है और उसी झोपड़ी में अपनी बेटियों को रखती है और दूसरों के यहाँ झाड़ू पोछा करती है, उसी से अपनी बेटियों का पालन पोषण करती है। दोस्तों दूसरों के घर में काम करने से थोड़ा बहुत जब उसके पास में पैसा आ जाता है तो उस पैसे से वो सिलाई वाली मशीन ले लेती है और सिलाई वाली मशीन से कपड़ा सिल जल के वो अपना गुजारा करने लगती है और अपना जिंदगी को जीने लगती है। इधर क्या था कि माँ ने अपनी बेटा प्रमोद की शादी एक कुंवारी लड़की से करा दी। अब क्या था कि घर में भाई खुशियां ही खुशियां, नई बहू आ गई। अपनी पत्नी को आए हुए 1 साल का समय बीत गया, 2 साल का समय बीत गया, यहाँ तक कि 3 साल का समय बीत गया, उसका कोई बच्चा नहीं हुआ। इधर सास परेशान कि अरे इसका तो कोई बच्चा ही नहीं हो रहा है, मुझे तो बेटा चाहिए। अब क्या था कि प्रमोद अपनी पत्नी को चेकअप के लिए ले जाता है, भैया उसका चेकअप कराता है। चेकअप में ये आता है कि ये कभी माँ बन ही नहीं सकती है। दोस्तों प्रमोद बहुत ज्यादा परेशान। अब माँ भी उस दूसरी वाली बहू से नफरत करने लगती है। माँ अब ये सोचती है कि अब मुझे इसको घर से निकालना है, अब मुझे
तीसरी लड़की से शादी करने। लेकिन जो दूसरी वाली पत्नी थी वो इतनी शातिर थी, इतनी चालाक थी, क्योंकि उसने सिर्फ पैसे के लिए शादी की थी। उसको ये मालूम था कि ये सिंगापुर में नौकरी करता है और इससे अच्छा खासा हम पैसा लूट सकते हैं। दोस्तों, उसने अपनी सास की वो दुर्दशा कर दी, सास को ऐसे मतलब स्थिति में ला दिया कि सास को 2 वक्त का खाना भी सही से नहीं मिलने लगा, क्योंकि सास ने सोचा कि मैं इसको सताऊं जैसे मैं अपनी पहली बहू को सताती थी। लेकिन ये पहली बहू नहीं थी, इसने उस सास का दिमाग ठिकाने पे ला दिया और उसने रमेश को इतना मतलब सख्त कर दिया, रमेश के ऊपर इतनी शक्ति कर दी कि रमेश एक पैसा भी घर में नहीं देने लगा, जिसके चलते रमेश की जो 3 बहनें थी जवान शादी की योग, उनकी शादी भी नहीं हो पाई, क्योंकि पैसा ही नहीं रमेश ने दिया, ना कहीं पे कोई लड़का देखने गया, जिसके चलते उनकी उम्र हो जाती है उन बहनों की और उनसे कोई शादी नहीं करने लगता। वो भी बहुत ज्यादा परेशान और ये माँ भूख प्यास से तड़फ रही है और इस माँ को, इस सास को ऐसी बीमारी लग जाती है जिसके चलते वो दर्द से परेशान, उसको कोई छूता भी नहीं। अब दोस्तों क्या था कि दूसरी वाली पत्नी ये सोचती है कि कब मैं इससे सारा पैसा ऐंठ लूं और मैं यहाँ से चलती बनूं। और प्रमोद सोच रहा था कि इसके कोई बच्चा नहीं होगा तो मैं इसको निकाल दूंगा। एक दिन की बात है, प्रमोद का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट इतना भयानक था कि प्रमोद का एक पैर कट जाता है और प्रमोद के पास में जो भी जमा पूंजी थी वो सारी की सारी इलाज में लगने लगती है। अब दूसरी पत्नी ने ये सोचा कि इसके पास में जो पैसा है ये सारा इसके इलाज में लग रहा है, अब मैं क्या करूं, मुझे तो पैसा मिलेगा नहीं, अब क्या मैं इसकी सेवा करूं, ये टूटा पड़ा इसकी मैं सेवा करूं या मैं इसकी माँ की सेवा करूं। दोस्तों, वो ऐसे ही हाल में छोड़ के अपने पति यानी प्रमोद को छोड़ के चली जाती है। अब प्रमोद बहुत ज्यादा परेशान, क्योंकि उसकी माँ भी बीमार पड़ी हुई है, उसकी बहनें पहले से ही टेंशन में कि उनकी शादी नहीं हो रही। अब प्रमोद का पैर कट गया, प्रमोद पूरी तरह से असहाय, प्रमोद को कोई पानी देने वाला नहीं। अब दोस्तों, प्रमोद को अपनी पहली पत्नी याद आ रही है, बेटियां याद आ रही हैं, अब उस सास को अपनी बहू याद आ रही है, अब उन नंदों को अपनी भाभी याद आ रही है कि मेरी भाभी बहुत अच्छी थी, मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, मेरी बहू बहुत अच्छी थी, वो मेरे घर की लक्ष्मी थी, कभी उसने पलट के मुझे जवाब नहीं दिया। अब मुझे अपनी बहू के पास में जाना है, मुझे अपनी पत्नी के पास में जाना है। अब दोस्तों क्या था कि इन सब के बीच में 15 साल का समय बीत गया और अंशु किसी को बता के तो गई नहीं थी, किसी को मालूम नहीं कि अंशु कहाँ गई है। दोस्तों, प्रमोद चारपाई पे पड़े पड़े फोन के द्वारा ही सब जगह लोगों के पास फोन करता है, पुलिस को फोन करता है और सब कुछ बताता है कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी 3 बेटियों के साथ में है। दोस्तों, लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है। 6 महीने के बाद में अंशु का पता चलता है, तब प्रमोद एक गाड़ी को करता है और उस गाड़ी में उसकी बहनें, उसकी माँ सब के सब बैठते हैं और वहां पे पहुंचते हैं जहां पे अंशु एक झोपड़ी में अपनी बेटियों के साथ में गुजारा करती है। दोस्तों, प्रमोद जब अपनी पत्नी की हालत देखता है तो फूट फूट के रोने लगता है, यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी के पैरों में गिरने लगता है कि अंशु मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ में गलत किया था, मुझे अपने कर्मों की सजा मिल गई है और जिसके लिए मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया वो भी मुझे छोड़ के चली गई। दोस्तों, अंशु की सास भी अपनी बहू के पैरों में गिरने लगती है तो अंशु सबको मना कर देती है, यहाँ तक कि सब के सब ये कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ में गलत किया तो भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी, अब तुम मुझे सजा ना दो, मुझे माफ कर दो, अंशु घर पे चलो, हम तुमको अपनाना चाहते हैं। दोस्तों, अंशु का दिल पसीज जाता है इन सब की दुर्दशा को देख के। अंशु सोचते हैं कि इनको भगवान ने पहले ही इतनी सजा दे दी है तो मैं इनको क्या सजा दूं। अंशु इन सबको माफ कर देती है और अंशु अपनी 3 बेटियों के साथ में फिर से अपने घर पे आती है और बड़े अच्छे तरीके से रहने लगती है और बस यही सोचती है कि भगवान न्याय करता ही करता है। तो दोस्तों, इस तरह अंशु की दोबारा से इज्जत होने लगती है। तो क्या कहना चाहेंगे दोस्तों ऐसे शिष्टाचारी बहू के बारे में, और क्या कहना चाहेंगे ऐसी आतंकवादी सास के बारे में, और क्या कहना चाहेंगे ऐसे पति के बारे में? आप लोग अपनी राय बस रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।